राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम्स को लेकर आने वाले क्वेश्चंस को, जिनके आने की संभावना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम 5 जून से लेकर 24 जून तक होने वाला है और टीसीएस के द्वारा पेपर कराया जाने वाला है आपका। तो टीसीएस ने अभी तक जितने भी एग्जाम लिए हैं उनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपके लिए लेकर आए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि टीसीएस किस तरीके के क्वेश्चन पूछती है और किस तरीके का आपके एग्जाम का पैटर्न रहता है। तो टीसीएस के द्वारा कराए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग लेकर आए। तो अगर आपका एनटीपीसी का एग्जाम है तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन आप लोग करके जाना। अगर आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप लोग देखना कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य रूप है, यानी महाराष्ट्र के संगीत में जो संगीत का थिएटर है उसमें लोकप्रिय नृत्य रूप है तमाशा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तमाशा। आपको ये कमेंट में आंसर देना है इसका कि लावड़ी जो है वो किस राज्य का नृत्य है। लावड़ी जो है किस राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का 13वां मैत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, यानी WTO का 13वां मैत्री सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये जो हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक अबू धाबी संयुक्त अमीरात में आयोजित किया गया है। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता की है वो WTO के राज्य मंत्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायदी ने की है। ठीक है, WTO के 13वें मैत्री सम्मेलन में वे क्रमशः 165वें और 166वें सदस्य देश कौन बना है। तो देखिए 165वां जो इसका सदस्य देश बना है WTO का वो कोमोरोस बना है। कौन सा बनाए? कोमोरोस। 165वां सदस्य कोमोरोस बनाए और 166वें सदस्य की हम लोग बात करें तो वो तिमोर लेस्ते बनाए। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि WTO का 165वां सदस्य कौन सा देश बनाए और 166वां सदस्य जो है वो कौन सा देश बनाए। तो इसको आपको याद रखना है, 165वां कोमोरोस और 166वां तिमोर लेस्ते। ठीक है, वही बात कर लेते हैं कि WTO का जो पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था। WTO का पहला मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था और 13वीं की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। और पहला सम्मेलन जो हुआ था वो 9 से लेकर 13 दिसंबर 1996 को हुआ था। क्लियर है? आप लोग कमेंट में यही बताना कि WTO की स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर और किस वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी। WTO एक बहुपक्षीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार की देखरेख करता है। WTO की जो स्थापना है, देखिए यहाँ पर आ गया, वो 1 जनवरी 1995 को मार्केट समझौते के तहत की गई थी, जिस पर 15 अप्रैल 1994 को 123 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसने टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते की जगह ली थी। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट्रान भाषा का अर्थ क्या है, यानी फोर्ट्रान का अर्थ क्या है और एक तरीके से बोलें तो इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या है इसका भाषा का अर्थ? है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यह प्रोग्रामिंग भाषा विशेष रूप से संख्यात्मक अभिकलन और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के अनुकूल है। देखिए फोर्ट्रान यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो है इसको डिज़ाइन किसने किया था? तो इसको जो डिज़ाइन किया था वो जॉन बेकस ने किया था 1957 में। डिज़ाइन जॉन बेकस ने 1957 में किया था। वहीं बात कर लेते हैं डेवलपर के, इसको डेवलप किसने किया था? तो वो भी जॉन बेकस एंड IBM ने किया था। डिज़ाइन जॉन बेकस ने किया है, डेवलपर भी जॉन बेकस और इसके IBM हैं। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, यानी पूरे विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा मिशिगन ह्यूरन झील। मिशिगन ह्यूरन झील जो है वो हमारी विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये जो है हमारा कनाडा में स्थित है। ठीक है, बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इज लेक मिशिगन। कौन है? लेक मिशिगन। देखिए यदि झील ह्यूरन और मिशिगन झील की तो अलग अलग झीलें माना जाता है तो झील सुपीरियर तो सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, यानी कि देखिए जो इसमें बोला गया मिशिगन या ह्यूरन झील, अगर हम मिशिगन और ह्यूरल को अलग अलग झील मानते हैं तो सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो सुपीरियर झील है। अगर इसको एक साथ माना जाए तो मिशिगन ह्यूरल जो है वो हमारी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आयतन की दृष्टि से बैकाल झील दुनिया की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। अगर पूछा जाए कि आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तो बात आएगी हमारी बैकाल झील। ठीक है, और अगर वैसे देखी जाए तो सुपीरियर झील जो है नॉर्थ अमेरिका में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और मिशिगन और ह्यूरल को एक साथ माने तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, यानी मौलिक अधिकार जो है वो हमारे संविधान के किस भाग में आते हैं। तो भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार आते हैं और अगर अनुच्छेद की बात करें तो 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक
मौलिक अधिकारों का वर्णन है ये हमने जो अमेरिका से लिए हैं और इनको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। देखिए ये आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, तो भाग 3 आएगा। और अनुच्छेद की बात की जाए तो 12 से लेकर 35 जो कि हमारा मौलिक अधिकारों से संबंधित है और ये हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कुछ थोड़े से फैक्टों को। मौलिक अधिकार भारत के संविधान हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे। ठीक है, पहला जो है ये समता का अधिकार है जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में आता है हमारा। समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 में। स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर ले तो 19 से लेकर 22 में। वहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कर ले तो 23 और 24 में। और धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ये हमारा आर्टिकल 25 से लेकर 28 में आ जाएगा। वही बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की, तो ये हमारा आर्टिकल जो है 29 और 30 में आएगा। और वही बात कर लेते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये हमारा अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 में आएगा। देखिए मूलतः संविधान में संपत्ति का जो अधिकार था वो आर्टिकल 31 यानी अनुच्छेद 31 में शामिल था, लेकिन क्या किया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1978 के द्वारा क्या किया गया, इसे हटा दिया गया। और इसे हटाने के बाद यानी संपत्ति के अधिकार को हमारा जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और ये संविधान के अनुच्छेद 31 में था, इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1978 में हटाकर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पूछा जाए कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था, तो अनुच्छेद 31 में था और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में से हटा दिया गया है। और कहाँ रख दिया गया है, तो अनुच्छेद 300A के भाग 12 में। ठीक है, भाग 12 के अनुच्छेद 300A में हमें से रख दिया गया और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2024 कानून के बजट समानता से संबंधित है। देखिए जैसा कि मैं बजट में कितना प्रतिशत है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 जो है यह वित्त वर्ष 2024-25 के बजटीय अनुमान से संबंधित है। तो इसमें वही बात है 9.53% संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के बजट का 13.45वां संरक्षण का प्रावधान है, ये मौलिक अधिकारों के तहत आता है। यानी हमारा जो समता समानता वाला मौलिक अधिकार है ये उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। तो देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लेकर 56 तक पहली चली थी और 1956 से लेकर 1961 तक हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकरण जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। और यहाँ से ये पूछ लिया जाता है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ से कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और 5 स्टील प्लांट क्रमशः सोवियत संघ, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी की मदद से स्थापित किए गए थे। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राउरकेला में जो प्लांट स्थापित किया गया था कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, तो वो हमारा बना था दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और किन किन ने मदद की थी, तो देखिए जर्मनी, यूके और सोवियत संघ इन्होंने मदद की थी। ये यहाँ से ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि किसकी मदद से स्थापित किए गए थे और कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे, तो आपको ये याद रखना है। और योजनाओं के मॉडल आते हैं कि कौन सी योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी, वो आपको याद रखना है। इसमें जो लक्ष्य वृद्धि दर थी वो 4.5% थी और वास्तविक विकास जो था वो 4.27% था। ठीक है, और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर लें हम लोग, तो ये पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी प्रशांत चंद्र महाल नोबिस यानी पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। वहीं आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। हमें पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड कुछ जानकारी पढ़ लेते हैं जो हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। दूसरी की बात कर लेते हैं तो वो 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। तीसरी की बात कर लेते हैं तो 1961 से लेकर 1966 तक चली थी। और अब यहाँ पे हमारा 3 साल का योजना अवकाश आ गया था, यानी इन 3 सालों में कोई योजना नहीं चली थी। 1966 से लेके ये 1966 से 1969 तक। देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि योजना अवकाश कब से लेके कब तक था, तो आप लोग को याद रखना है 1966 से लेके 1969 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं हम लोग, तो 1969 से लेके 1974 तक चली थी। और पांचवी की बात करें तो 1974 से लेके 1978 तक चली थी। वही बात आल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया था रोलिंग प्लान, तो पूछा जाता है कि रोलिंग प्लान जो है वो किस पंचवर्षीय योजना के बाद आया था और कितने से लेके कितने समय तक था। तो रोलिंग प्लान जो है हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आया था और 1978 से लेके 1980 तक चला था, यानी 2 साल का। फिर हमारी छठी पंचवर्षीय योजना आ गई थी जो 1980 से लेके हमारी 1985 तक चली थी। फिर आ गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 85 से लेके 90 तक चली थी, 1985 से 1990 तक। फिर हमारा आ गया था वार्षिक योजनाएं,
फिर यहाँ पूछा जाएगा वार्षिक योजना किस योजना के दौरान आई थी, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आई थी और 90 से लेके 92 तक, 1990 से लेके 92 तक उनका कार्यकाल था। वहाँ बात कर लेते हैं हम लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 8वीं योजना जो थी वो 1992 से लेके 1997 तक चली थी और 9वीं 97 से लेके 2002 तक चली थी। बात कर लेते हैं 10वीं की, तो 10वीं 2002 से लेके 2007 तक चली है और 11वीं की बात करें तो 2007 से लेके 2012 तक चली है। और वहीं बात कर लेते हैं हम लोग 12वीं पंचवर्षीय योजना की, 2012 से लेके 2017 तक चली है। ठीक है, 2012 से लेके 2017 ये जो है पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि इस 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हमारा नीति आयोग लागू हो गया था 1 जनवरी 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? यानी कुंभ मेला जो है वो हमारा यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 2017 में। यह घोषणा दिसंबर 2017 में दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित यूनेस्को सत्र में हुई थी। यानी ये घोषणा 2017 में हुई थी, यूनेस्को में जब सत्र चला था उस समय। कुंभ मेला जो है हर 12 साल बाद आयोजित होता है और ये 4 जगह पर लगता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो कुंभ को 2017 में जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कर लिया गया था 2017 में। ठीक है, कुंभ मेला देखिए 4 जगह पर लगता है। मैं आपको चारों स्थान बता देती हूँ किन किन 4 जगह पर हमारा जो कुंभ मेला है लगता है और ये 12 साल में एक बार आयोजित होता है। एक तो प्रयागराज, जिसे हम पूर्व में इलाहाबाद कहते थे, प्रयागराज में लगता है, एक हरिद्वार में लगता है, एक उज्जैन में लगता है और नासिक में लगता है। ये 4 जगह हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। 4 जगह पे हमारा कुंभ का मेला लगता है। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि किस किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो प्रयागराज जो है हमारा संगम के किनारे है, हरिद्वार हमारा गंगा नदी के किनारे है, उज्जैन जो है हमारा नासिक नदी के किनारे है, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है और जो हमारा नासिक है वो गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उड़ीसा की पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का त्यौहार हर साल हिंदू पंचांग के मुताबिक किस महीने में मनाया जाता है? यानी कि पुरी में जो जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है वो किस महीने में निकलती है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यानी जो आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि होती है तब ये मनाया जाता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा रथ पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है? ये क्वेश्चन देखिए हाल ही का है तो करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। तो मई 2024 में सैयद इब्राहिम रईसी की हुई थी। मई 2024 में सैयद इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो गई थी। ये ईरान के राष्ट्रपति थे। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 पॉइंट बन जाते हैं। एक तो होता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, और एक होता है विश्व में। तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक कहते हैं हम लोग वो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और वहीं बात कर लेते हैं विश्व की, तो विश्व में हम लोग नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। ठीक है, भारत में MS स्वामीनाथन और विश्व की बात कर लें तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। जो हमारे MS स्वामीनाथन थे इन्हें 1970 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था सबसे पहले। तो हरित क्रांति शब्द को सबसे पहले डॉक्टर विलियम गिडे ने गढ़ा था। ठीक है, हरित क्रांति किससे संबंधित थी? तो हरित क्रांति जो थी हमारी वो अनाज या खाद्यान्न से संबंधित थी। क्वेश्चन है हमारा, 2024 राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो देखिए 2024 में जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था वो हमारा उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था। ये 38वें हमारे राष्ट्रीय खेल थे, 38वें राष्ट्रीय खेल थे और उत्तराखंड के देहरादून में इनका जो है आयोजन हुआ था। तो देखिए यहाँ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भाग 4। हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस से लिए गए हैं और ये भाग 4 में है। और बात कर लें तो अनुच्छेद 51A में है, यानी 51 क में है मौलिक कर्तव्य हमें देखने को मिलते हैं और भाग 4 में है। और लिए कहाँ से गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना कब की गई थी? तो BRO सड़क सीमा संगठन की जो स्थापना है वो 7 मई 1960 को की गई थी और इसके जो अध्यक्ष थे हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और 7 मई 1960 को हमारे सड़क सीमा संगठन की स्थापना की गई थी।